घड़ी देखी तो रात के 2 बजे थे और मैं पसीने से तरबदर अपने बंगले में इधर उधर फिर रहा था। आज यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर क्यों हो रहे हैं? जाने कितने लंबे अरसे के बाद यूं मैं घर पर अकेला हूँ, वरना रात गुजारने के लिए कोई न कोई तितली मेरे घर पर आ जाती है। मुझे लड़कियों की लत लगी हुई है, ऐसी बुरी लत लगी, उनके बिना मैं एक रात भी नहीं गुजार सकता। शराब और शबाब, यही मैं अपने बेशुमार दौलत को लुटाता हूँ। मजबूर लड़कियाँ खुद को मेरे सामने निछावर कर देती है, मेरे बिस्तर पर बिछ जाती है और मैं उनके साथ हैवानों की तरह सलूक करता हूँ। जो लड़की मेरा एक बार वह रूप देख लेती है, दोबारा मेरे करीब कभी नहीं आती। हाँ, मैं जीता जागता शैतान हूँ, एक दानव हूँ, मैं गुनाहों का देवता हूँ। मैं नशे में धुत बैल्कनी में बैठकर सिगरेट के गश्त लगा रहा था, पर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुँच रही थी जब तक मुझे अपने कमरे में लड़कियों की चीख सुनाई नहीं देती, उनके दर्द का एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता हूँ। मेरा नाम आर्यन सिंह है और मैं 30 साल का हो चुका हूँ। जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि आज मैं ऐसा बन गया हूँ। परेशान होकर मैं अपने दोस्त शशि को फ़ोन किया। पहले रिंग में उसने नहीं उठाया। मैं दोबारा से कॉल किया तो उसने उठाकर झुंझलाहट में कहा, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? आर्यन, तुम सो क्यों नहीं जाते? शशि मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मेरे सारे दर्द को जानता है। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही दोस्त, तूने आज लड़की का इंतजाम नहीं किया। उसने चिढ़कर कहा, यार कल सुबह ऑफिस जाना है, तू अपना दिमाग इन सब चीजों से हटा और नींद की गोली लेकर सो जा। मैंने कहा, तूने शाम को कहा था लड़की तैयार है, तो माल अब तक आई क्यों नहीं? उसने कहा, जो लड़की आने वाली थी वो तेरा नाम सुनकर ही डर गई है, कहीं लाख रुपया लेकर भी उस जल्लाद के साथ नहीं सोऊंगी। अब तू ऐसे ही बदनाम हो गया है, लड़कियों के साथ ऐसा जानवर जैसा सलूक क्यों करता है? चल अब सो जा, कल देखता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी अचानक से मेरा फोन रिंग हुआ। इतनी रात को फोन देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मेरी खूबसूरत सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था, खुशबू वर्मा। यह लड़की मेरे पास 6 महीने से काम कर रही है, पहली सेक्रेटरी है जो इतने दिन मेरे पास टिकी हुई है, वरना कोई लड़की मेरा रूखा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाती। 1 महीने पहले ही नौकरी छोड़कर भाग जाती है। शायद इस बेचारी की कुछ मजबूरी होगी जो मेरे गर्म मिजाज को सहकर यह चुपचाप यहाँ काम कर रही है। पैसे की जरूरत इंसान से क्या नहीं करवाता। शशि भी कहता है, वाह यह लड़की लगता है टिक जाएगी। हालांकि कई बार मैंने उसे अपने ऑफिस में रोते हुए पाया। जब भी मैं उसे झाड़ लगाता हूँ वह बिल्कुल घबरा जाती है और फिर अपने डेस्क में बैठे बैठे आंसू बहाती है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता है। वैसे मैं लड़कियों के लिए कुछ महसूस नहीं करता। इस लड़की के आंखों में मैंने एक उदासी महसूस की है। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि आखिर वह क्यों उदास रहती है। खैर, इतनी रात को कॉल कर रही है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। मैंने फोन उठाया तो बिल्कुल दंग रह गया। उधर से उसके रोने की आवाज आ रही थी। उसने कहा, सर प्लीज हेल्प मी। उसके रोने की आवाज बिल्कुल मेरे सीने में भी थी, जो दिल सालों पहले मर चुका था। जाने क्यों दर्द से भर उठा। मेरी एम्प्लॉय है, लड़की हिसाब से नहीं देखना चाहिए, एक इंसान के हिसाब से उसे मदद चाहिए होगी। ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोती जा रही थी। अपने घर का लोकेशन मुझे भेज दिया, पर कहा नहीं एक बार भी कि आप यहाँ आओ। मेरा नशा तो मानो उतर चुका था। सिगरेट का आखिरी गश्त लगाकर मैं उठ खड़ा हुआ, ड्राइवर को फोन किया। वह भी शायद बेचारा सो रहा था। घबराते हुए जल्दी से उठकर गाड़ी गेट के सामने ले आया। मैं भी कपड़े पहन लिए और सीधे उस लोकेशन में पहुंच गया। उसके घर के सामने जब आया, देखा मेन गेट खुला हुआ था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल सीने में किसी ड्रम की तरह बजने लगा। आखिर क्या हो गया? यह क्यों रो रही है? मुझे यहाँ तक नहीं मालूम उसके परिवार में कौन कौन है। मैं लड़कियों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, बस खुशबू से मेरे काम को लेकर ही बात होती है। उसके अलावा ना वह मुझसे कुछ पूछती है ना मैं उससे। वह लड़की तो कभी भी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखी। यही वजह है कि यह यहाँ टिक गई, क्योंकि जो लड़की मुझे नजर उठाकर देख लेती है या मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश करती है, उसे सीधे मैं अपने बिस्तर पर ले आता हूँ और रात भर मेरे हैवानियत को सहने के बाद वह लड़की दोबारा कभी ऑफिस नहीं आती। मैं गुनाहों का देवता जो ठहरा, पर शायद खुशबू यह बात नहीं जानती है। पर आज इतनी रात को उसने मुझे बुलाया है। नहीं, उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहता। मैं लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जो लड़की अपनी मर्जी से मेरे सामने लेटती है
उन्हीं लड़की को मैं हाथ लगाता हूँ। कोई पैसों के लिए मेरे पास आती है तो कोई मेरे रूप को देखकर। हाँ, मैं 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी हूँ और अच्छी बॉडी बना रखी है। मेरी गहरी नीली आंखें किसी समंदर जैसे हैं जिससे लड़कियाँ डूबकर गोता लगाना चाहती हैं, या फिर शायद सोचती होंगी मेरे साथ बिछेगी तो रिश्ता बना लूँगा। मैं अमीर हूँ। कई लड़कियाँ मेरे साथ रिश्ता बनाने के इरादे से मेरे पास आती है, लेकिन फिर मेरा रूप देखकर दोबारा मेरे आसपास नजर नहीं आती। और 10 मिनट से अब मैं उसके घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं गहरी सांस लेने लगा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके ड्राइंग रूम में आया, जो कि बहुत ही छोटा सा था और शायद एक बेडरूम वाला कमरा था। इतने छोटे घर पर वह किसके साथ रहती है? क्या उसकी मम्मी पापा उसके साथ रहते हैं? उसकी आवाज़ बेडरूम से आ रही थी और मैं खुद को रोक नहीं सका। बेडरूम के अंदर जैसे ही आया, दरवाजे पर कदम रखते ही मेरे पैर धरती के साथ जम गए थे। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। एक अनजाना सा एहसास मुझे इस तरीके से हिलाकर रख दिया था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मेरी मौजूदगी को खुशबू ने महसूस कर लिया था, तो मेरी ओर जैसे ही देखी, उसकी बादामी आंखों में मैं बिल्कुल डूब गया। मैं बहुत कम ही उससे नजरें मिलाता था। जब काम में बिजी रहती थी, कई बार चुपके से उसे देख लिया करता था, पर जब मेरे सामने आई थी बहुत कम ही था कि मैं उसकी आंखों में देखा था। पर अब वह सीधे मेरे आंखों में देख रही थी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसके नाजुक कोमल गुलाबी होंठ कांप रहे थे। होठों के कोने से खून की बूंदें टपक रही थी। बाल बिखरे हुए थे। जिस खूबसूरत खुशबू को मैं ऑफिस में देखता था, उसका नामो निशान नहीं था। कपड़े फटे हुए थे। क्या किसी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला है और इसके साथ मारपीट की है? यह बेवकूफ लड़की इतनी आधी रात को दरवाजा क्यों खोल कर रखी थी, इसे पता नहीं। मुझ जैसा गुनाहों का देवता कभी भी ऐसी लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकता है। वह मेरी सेक्रेटरी है और 6 महीने से टिकी हुई है। मैं खुद को याद दिलाने लगा, जोर जोर से सांस लेने लगा, पर दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था। मैं खुद ही एक जानवर हूँ। मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक रहा था, पर वह खड़ी हुई और मेरे करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर कांप रहा है। नहीं, मेरे करीब मत आओ खुशबू। पर हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आखिरकार वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे बाहों से लिपट गई। उसकी हाइट कम थी। अपना सर मेरे सीने पर रखकर वह रो रही थी। उसके कंधे कांप रहे थे। मेरे शरीर में जैसे मानो बिजली सी दौड़ने लगी। मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा था। लग रहा था किसी भी वक्त मैं गिर पड़ूंगा। एक लड़की के स्पर्श मात्र से मेरा ऐसा हाल क्यों हो गया, जबकि हजारों लड़कियों को मैं अपने बिस्तर पर ले चुका हूँ। मुझ जैसा इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मेरे समझ से बाहर था। मेरे हाथ मानो अपनी जगह पर जम गए थे। जाने मुझे कितना वक्त लगा था अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसे पकड़ने में। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। कभी सोचा नहीं था ऐसी स्थिति में पड़ जाऊंगा। हर रात मैं रंग बिरंगी तितलियों के साथ वक्त गुजारता हूँ, और आज मेरे बाहों में कोई भी नहीं था कि कहां से यह लड़की खुशबू मेरे बाहों से लिपट गई। क्या चाहती है कि मैं इससे प्यार करूं? क्या मुझे उसे चूमना चाहिए? नहीं, उसके होठों से खून बह रहा है। यह रो रही है, बस मेरा सहारा चाहती है। क्या मुझसे प्यार करती है? यह क्या सोच रहा हूँ? मैं प्यार में विश्वास नहीं रखता। बस मेरे दिल में नफरत ही नफरत भरी पड़ी है। 8 साल हो चुके हैं जब से मैं ऐसे ही जानवर बना पड़ा हूँ। 8 साल बाद कोई लड़की यूं मुझे कमजोर नहीं कर सकती। खुद को संभालते हुए मैंने उसे उसके बिस्तर पर बैठाया। मुझे लगा सबसे पहले मुझे उसके जख्म देखने चाहिए। इसे औरत नहीं, एक एम्प्लॉय समझना चाहिए जो मदद के लिए मुझे पुकारी थी। प्लीज हेल्प मी, यह कहा था उसने मुझे, जो मैं खुद को बार बार याद दिला रहा था। मैं फर्स्ट एड किट उससे पूछकर उठाया और उसके जख्म साफ करने लगा। अब तक ना उसने मुझे एक शब्द कहा था और ना मुझे उससे कुछ पूछने की हिम्मत हुई थी। आधे घंटे खामोशी के साथ बैठने के बाद मैंने कहा, जाकर कपड़े पहन लो, मेरे साथ मेरे घर चलो। और यह उसे क्या कह दिया, पर यह मेरी ओर देखी और मेरी बातों को समझकर अपना सिर हिलाया। मैं वहाँ बैठा रहा, वह भी बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप बाहर जाइए सर। शिट, यह मेरे सामने कपड़े कैसे बदलेगी? ओह सॉरी, कहते हुए मैं बाहर निकला। उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद तैयार होकर वह कमरे से बाहर आई। उसे अपनी कार में बैठाकर मैं सीधे उसे अपने घर पर चला गया। पर सच पूछिए तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था।
खुशबू मासूम लड़की है और मैं गुनाहों का देवता हूँ। उसे अपने घर पर ले जा रहा हूँ। यह मुझसे क्या भूल हो गई। मैं उसे घर लेकर आया और गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर कहा, यहाँ आराम कर लो। उसने बाहर के कपड़े पहने हुए थे और मुझे एहसास हुआ कि वह अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई। शायद इस हाल में नहीं थी कि मैं उसे अपना सामान पैक करने को कहता। मैंने अपनी एक बड़ी साइज की शर्ट निकालकर उसे दे दिया, कहा इसे पहनकर सो जाना। वह अपना सर हिलाई और गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। शायद सो गई होगी, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैं ड्राइंग रूम के साथ जो अटैच बैल्कनी था वहां आकर बैठ गया और सिगरेट के पैकेट निकालकर फिर से सिगरेट मुंह से लगा लिया। जो कुछ भी हुआ था मैं बहुत परेशान हो गया था। पहले परेशान था क्योंकि आज अकेला था और अब एक लड़की मेरे घर पर है। फिर भी मैं परेशान हूँ और इसकी वजह को याद करते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं ऐसा नहीं था, हालात थे जो मुझे ऐसा बना दिया। वह लड़की मुझे याद है, मेरा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड कविता, जो कि बिल्कुल फूलों से नाजुक थी, बिल्कुल खिलखिलाकर हंसा करती थी, जिसे मैं पूरी दुनिया से बचाकर रखना चाहता था पर नहीं बचा पाया। वह बेदाग मासूम लड़की गंदे कीचड़ में आखिरकार घुस गई और मेरे दिल को बुरी तरीके से तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। उसके धोखे से मेरी दुनिया इस कदर टूट गई थी कि दोबारा मैं अपनी दुनिया को कभी संवार नहीं पाया। आज मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर मैं जिंदा भी नहीं, एक जिंदा लाश हूँ जिसे दूसरी औरतों को तकलीफ देने में सुकून मिलता है। कहानी खुशबू की जुबानी। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इतनी लाचार हो जाऊंगी। हमेशा से मैं यही कोशिश किया कि अपने गम को भुलाकर मैं मजबूत रहूं, चाहे मेरी आंखों में कितनी भी उदासी हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पर आज रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। कोई नहीं था जो मेरी मदद कर पाता। मैं इतनी डरी हुई थी कि कांप रही थी। बस तब एक ही शख्स था जिसका ख्याल आया, वह था खरूस आर्यन सिंह, मेरा बॉस, जिसके साथ मैं पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। बात बात में मुझे डांट लगाता है और उसके रूखे बर्ताव का सामना मुझे करना पड़ता है। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए मुझे ऐसे डांटता है जैसे कि मुझे मार डालना चाहता हो। पर आज हालात ऐसे थे कि उसके अलावा मुझे कोई और ख्याल नहीं आया। सच पूछो तो और मेरा कोई था भी नहीं। डरते हुए मैंने उसे फ़ोन मिलाया। उम्मीद नहीं की थी कि इतनी रात को वह मेरा फ़ोन उठाएगा। फ़ोन उठाते ही मैं टूट गई थी, रोने लगी थी। उसके आने के लिए कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह मुझे लेकर अपने घर पर आ गया है। शायद आर्यन को मैं जैसा समझती हूँ वैसा नहीं हो, शायद वह अच्छा इंसान हो। आज जो कुछ भी हुआ था, मेरी आंखों में नींद नहीं थी, थोड़ी खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे से निकलकर बाहर बैल्कनी में खड़ी हुई। इधर उधर नजर घुमाते ही बॉस नजर आए, जो कि सामने वाली बैल्कनी में बैठकर सिगरेट के गश्त लगा रहे थे। उसे देखकर जाने मुझे क्या हुआ, मैं अपने कदम रोक नहीं पाई। अपने कमरे से निकलकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गई और सीधे बैल्कनी में पहुंच गई। आर्यन ने मुझे देखा और ऐसा लगा कि उसकी नजरें मुझ पर जम गई। तुम यहाँ पर नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। मैं अपना सर हिलाई, कहा बिल्कुल भी नहीं। सर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने चेयर पर इशारा किया तो मैं नीचे बैठ गई। चोरी छुपे जब भी मैं आर्यन का दीदार करती हूँ, वह कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने अब तक शादी नहीं की है और शायद फिलहाल इस घर पर हम दोनों ही हैं। यह सोचकर ही मुझ में एक अजीब सा एहसास होने लगा था। आर्यन जैसे हैंडसम लड़के को देखकर मेरे लिए खुद को रोक पाना मुश्किल होता। बस एक उसका रूखा बर्ताव है जो मेरी मदद करता है। वह जितना अच्छा दिखता है जरूरी नहीं दिल का उतना ही अच्छा हो, ऐसा ही मैं समझती थी। पिछले 6 महीने से साथ काम करने के बावजूद मैं खुद को संभाल रखा था, पर जिस लम्हे उसके बाहों में टूट कर रो रही थी, मैं चाहती थी कि वह मुझे थाम ले, मेरे हर दुख को दूर कर दे, मेरी जिंदगी की हर एक मुसीबत का हल निकाले, मुझसे प्यार करे। चाहे जितना भी मन कर रहा था कि मैं उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगूं, मैंने खुद को रोका। मैं यह नौकरी नहीं खोना चाहती, लेकिन मेरे दिल से आवाज निकल रही थी, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। वो मेरे सामने बैठा था। अचानक से अपना हाथ उठाया और उसके हाथों पर रख दिया और उसके हाथों को मैंने हल्का सा दबाया। मेरे इस हरकत से वो थोड़ा सा बिदक उठा, आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे देखने लगा। कुछ कहने के लिए मुंह खोलने जा रहा था। मैंने कहा, सर, अगर मैं आपको थोड़ी देर पकड़ लूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते हुए मेरी आंखें नम हो गई थी
और उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। वह मुझे करुणा की दृष्टि से देख रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। थोड़ा सा हंसकर कहे, आज लगता है हम दोनों का ही दिन खराब है। अब यह सुनकर मैं थोड़ी चौंकी। इतना अमीर शख्स जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, जो चाहे हासिल कर सकता है, फिर उसका दिन खराब क्यों चल रहा है? ऑफिस में भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उसका चेहरा गौर से देखी तो किसी बात के लिए वो परेशान लग रहा था। पर कभी कभी हम खुद को रोक नहीं पाते, ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि खुद को चकित कर देते हैं। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसके गले को पकड़ लिया। मेरे स्पर्श से थोड़ा सा चौंक उठा, लेकिन फिर मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और खींचकर मुझे अपने गोद में बैठा लिया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने अपना होंठ मेरे होंठों पर रख दिया और मुझे चूमने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी ज्वाला भड़कने लगी थी, जो किसी भी वक्त फट सकती थी। जुनूनी तरीके से मुझे चूमने लगा था, मेरे होंठों को चूस रहा था। किसी नए मर्द के स्पर्श पाकर मैं बुरी तरीके से मचलने लगी, मदहोश होने लगी। मैंने अपने हाथ से उसके बालों को पकड़ा और पूरी इच्छा उस पर निछावर कर दी। खुद को रोक पाना अब मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर वह मुझसे अलग हटा। मेरा सीना अब जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा जुनून देखा, पर मुझे एहसास हुआ वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके गोद से उठ खड़ी हुई, कहा, सर मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत टूटी हुई हूँ, आपने देखा है मुझे टूटते हुए। इतना कहते हुए मैं वहाँ से उठकर फिर से वापस गेस्ट रूम में आ गई। हे भगवान, मैं आर्यन सिंह को किस किया? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं उसके अंडर काम करती हूँ। अगर यह नौकरी भी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। मेरे अंदर घबराहट इस कदर छाई थी कि मुझे लगा इसी वक्त आर्यन से बात करना ठीक है। मैं वापस से इस बालकनी में पहुंची, पर आर्यन वहाँ पर नहीं था। वह कहाँ चला गया? मैं इधर उधर ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंची। शायद उसका बेडरूम होगा। दरवाजा बंद था, पर लॉक नहीं था। मैं हल्का सा खोलकर जब कमरे के अंदर झांकी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये अचानक से आर्यन की नजर मुझ पर पड़ी। मैं खांसने लगी। उसकी आंखें सदमे में बड़ी हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो खुशबू? मुझे आपसे बात करनी है, मैं हकलाने लगी। पर मैं बाद में आती हूँ कहकर मैं जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे के अंदर खींच लिया। दरवाजा लॉक कर दिया। कभी सोचा नहीं था मैं आर्यन का यह रूप देखूंगी। वह एक निक्कर पहना हुआ था और शर्ट नहीं पहनी थी। उसका गोरा बदन और परफेक्ट बॉडी मुझे साफ नजर आ रही थी। पर सिर्फ यह चीज नहीं थी जिससे मैं घबरा रही थी, बल्कि कमरे में कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी जिसे देखकर मैं कांपने लगी थी। आखिर इन सारी चीजों से वह क्या करता है? यह कोई बड़ा खिलाड़ी लगता है। जैसे मैंने उसे के बारे में सोचा था वह ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा था मेरा दिल किसी भी वक्त रुक जाएगा। वह मुझे अपने कमरे में क्यों खींचा? ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया है। थोड़ी देर पहले जो उस किस के बारे में मैं सोच रही थी, वह एहसास कहीं गायब हो चुका था। उसकी दरिंदगी से भरा रूप मेरे सामने था और बस मैं अब यहाँ से निकल जाना चाहती थी। यह कमरा उसका बेडरूम नहीं हो सकता, बल्कि यह उसके खेलने का कमरा था, लड़कियों के साथ खेलने का। बिस्तर पर चेन लगी हुई थी जिसे शायद वह लड़कियों को बांधता होगा, इससे पहले कि उसके साथ अत्याचार करता। वह मेरी ओर देख रहा था, ऐसे देख रहा था मानो उसके राज मेरे सामने आ गया। कविता, उसने कहा। उसकी आंखों में मैंने देखा उसकी आंखें नम थी, जैसे कि कुछ दर्दनाक चीज बयां करने जा रहा हो। मेरा प्यार थी। मैं सच्चे दिल से कविता से मोहब्बत करता था। वह मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे ही क्लास में थी, लेकिन मेरी तरह नहीं थी। मैं तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। वह फैक्ट्री के मजदूर की बेटी थी, पर वह इतनी खूबसूरत थी, मैं उससे पर दिल हार बैठा था। उसने कहा और फिर गहरी सांस ली। हिम्मत करके एक दिन मैंने उसे अकेला पाया और रास्ते में ही रोक लिया। कविता, रुको, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहा, मुझे तो बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, इसमें नई बात क्या है? कहकर वह जाने लगी थी कि मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, रुको कविता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। मुझे जल तरंग की मीठी धुन सुनाई पड़ने लगी। भरी जवानी में प्यार का रंग चढ़ गया था। जिसे चाहा था उसने मुझे हाँ कर दी थी। मुझे और क्या चाहिए था? और उसके बाद हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। हमारी कंपनी के मजदूरों के लिए दादाजी ने एक बस्ती बना दी थी। वहीं पर कविता अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन दादाजी के गुजरने के बाद मेरे पापा को
को जमीन हथिया लेना चाहते थे। वह जमीन ऐसी जगह पर थी, वहाँ पर बड़े कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे। करोड़ों की जमीन थी और उसे हथियाने के लिए मेरे पापा अब मजदूरों को मनाने लगे थे। इस बात से कविता मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती थी। मैंने पूछा था तो उसने सारी चीज बता दी थी कि मेरे पापा उन लोगों को कम पैसे देकर वह जमीन ले लेना चाहते थे। जमीन पापा के नाम पर ही थी, इसलिए बस्ती वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर से उन्हें नौकरी खोने का भी डर था। काफी तनाव भरा माहौल था और इस बीच मेरे और कविता के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। पापा को समझाने के बावजूद भी मेरे पापा मेरी बात नहीं माने। मेरा एक दोस्त था रॉकी, जो कि हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था और वह फुटबॉल टीम में था। मेरे से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। रॉकी बेहद हैंडसम था, पर वह अमीर नहीं था और उसके पापा भी हमारे फैक्ट्री में ही काम करते थे। मैंने रॉकी से कहा कि कविता मेरे से रूठ गई है और उससे मदद मांगने लगा ताकि कविता के साथ वापस सेटिंग कर सकूं। और फिर उस रात मेरे घर पर पार्टी थी। मेरे कॉलेज के सारे दोस्त आए हुए थे। कविता और रॉकी भी आए थे। हम लोग डांस कर रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मैं कविता को पकड़ लिया। कहा, देखो मैं पापा से बात किया है, वह माने नहीं। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे पापा से हमारी बात हुई है, वह इतने बुरे इंसान भी नहीं है, हमें दूसरी जगह पर घर दे रहे हैं। इतने में रॉकी भी हमारे पास आ गया। कहा, कविता मुबारक हो। मैंने पूछा, किस बात की मुबारक दे रहे हो? तो पता चला उसने एक पॉश एरिया में घर खरीद लिया है। अब इस बात से मुझे हैरानी हुई। उसके पापा एक आम मजदूर हैं, इतने पॉश एरिया में इतना महंगा घर कैसे लिया होगा? पर फिलहाल मैं उसे पाना चाहता था। मैं उसके साथ डांस करने लगा। पार्टी खत्म होते होते मैं बिल्कुल नशे में डूब गया था और वहीं सोफे पर सो गया। अचानक रात को मेरी आंख खुली और मेरे पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब से मेरी मम्मी की मौत हुई है, मेरे पापा ने मुझसे दूरी बना ली है और खुद को काम में डुबा लिया है। वह अक्सर घर से बाहर रहते हैं और जैसे उन्हें मेरी परवाह नहीं है। पर उनके कमरे से आवाज़ आते सुनकर मैं सन्न रह गया। कदम बढ़ाता हुआ मैं उनके कमरे तक गया, पर दरवाजा लॉक था। दरवाजे पर कान लगाया तो किसी के बात करने की और सिसकी की आवाज़ आ रही थी। अब यह बात मुझे हैरत में डाल रहा था। कौतूहल और शक का कीड़ा मुझे काट रहा था। मैं घर से बाहर निकला और गार्डन में आकर खिड़की से पापा के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में जो नज़ारा देखा था, उसी वक्त मेरी दुनिया टूटकर चकनाचूर हो गई थी। अविश्वसनीय। मेरे पापा मेरी मोहब्बत कविता के साथ उस कमरे में बंद थे और साथ में मेरा दोस्त भी था। वह तीनों जिस हाल में थे, ऐसा लग रहा था मेरे सीने में कोई छुरा घोंप दिया। रॉकी जानता है मैं कविता के लिए कितना सीरियस था और मेरे अपने पापा कभी सोच भी नहीं सकता। और कविता को जिस बेरहम दुनिया से मैं बचा कर रखता था, उसे मासूम समझता था। उन दोनों की बाहों में झूम रही थी, नाच रही थी और पूरे मस्ती में डूबी हुई थी। पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगे। इतना कहते हुए आर्यन अपनी कहानी रोक दी। आगे की कहानी जानने के लिए मैं उसकी ओर देखी तो पाया उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी। आज जो तुम यह देख रही हो, उस हादसे ने मुझे जानवर बना दिया। औरतों को मैं अपनी जागीर समझने लगा। मैं उठकर जाने वाली थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। खुशबू, अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ आज रात क्या हुआ? क्या किसी ने आज रात तुम्हारी इज्जत पर? इतना कहते हुए खौफ खाकर मुझे देख रहा था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो और मैं सपनों से बाहर आ गई हूँ अपनी असली जिंदगी में। अब आर्यन से क्या जवाब दूँ? क्या सोचेगा वह मेरे बारे में? मैं अभी उसे किस किया? शिट! आर्यन मेरी ओर देखकर मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरे होठों पर चलाने लगा। खुशबू, वह मुंह से दहाड़ते हुए मुझे अपने करीब खींचा और मेरे होठों पर फिर से अपने होठ रखकर चूमने लगा। मैं उसकी बाहों में सब कुछ भूल जाना चाहती थी। आर्यन, मुझ में समा जाओ, मैं कांपते हुए आवाज में उससे कही और उसने किसको और जुनूनी कर दिया। मैंने जो शर्ट पहनी हुई थी एक झटके में उसने उतार कर नीचे फेंक दिया और मेरे जिस्म को देखने लगा, लेकिन उसके सामने जो नजारा था वह चीखा। खुशबू!
मुझे उसके आंखों में दर्द नजर आ रहा था। मेरे बालों को सहलाने लगा, मेरे गालों को होले होले चूम कर गर्दन तक आ गया। मेरे शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी मचने लगी थी। वह धीरे धीरे मेरी ऊपरी सीने में आ गया। अचानक मुझे कुछ गीला गीला एहसास हुआ। मैं ऊपर नजर उठाई तो देखा उसकी आंसू की बूंदें मेरे सीने पर टपक कर गिरी थी। आर्यन रो रहा था और साथ ही मुझ पर अपना प्यार निछावर कर रहा था। मैं हैरान रह गई, मेरे शब्द कहीं खो गए थे। बीच में रुक गया, कहा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? मैंने अपना सर इनकार में हिलाया, कहा, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। और आर्यन, अगर तुम्हें मेरी कहानी पता चली तो तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं नफरत के लायक हूँ, अब तक तो तुम समझ गए होगे। उसने अपना सर इनकार में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कहानी आर्यन की जुबानी। खुशबू मेरे सामने जिस हाल में थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उससे प्यार करना चाहता था, उसकी हिफाजत करना चाहता था, मैं पूरी दुनिया से उसे बचाना चाहता था। ऐसा एहसास कभी भी मेरे अंदर किसी लड़की को देखकर नहीं होता। जब से मेरा पहला प्यार कविता, मेरी जिगरी दोस्त रॉकी और मेरे अपने डैड ने मुझे धोखा दिया था। वह तीनों तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, पर मैं बुरी तरीके से टूट चुका था। कविता और रॉकी को धन दौलत चाहिए थी और मेरे डैड को औरत चाहिए थी। कविता जैसी कमसिन लड़की को पकड़ा। शायद यह भूल गए थे कि मैं भी उनके साथ रहता हूँ, उनका बेटा हूँ। मेरे डैड ने वह बस्ती हथिया ली थी, मुझे प्रोजेक्ट के काम में लगाना चाहते थे। मैं इनकार कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने ट्रस्ट फंड के पैसे से खुद बिजनेस चलाना शुरू कर दिया था। शशि भी मेरे कॉलेज में था, वह भी मेरे साथ था। उसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, पर मेरे दिल में जो चोट लगी थी वह अब तक भर नहीं पाई। लेकिन आज खुशबू को ऐसे हाल में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, कैसी है, मैं बस उसे आज रात प्यार करना चाहता था। नहीं, वह नफरत वाला प्यार नहीं, बल्कि उसके जिस्म को रौंदना नहीं चाहता था, बल्कि उसका दिल, उसकी आत्मा पाना चाहता था। पर अब भी वह मेरे सामने खुलने को तैयार नहीं थी और मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ था। बिना कुछ जाने ही समंदर में डुबकी लगाना चाहता था। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं खुशबू का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसी के साथ मैंने उसके होंठ फिर से होंठ रख दिए और उसे ऐसे चूमने लगा जैसे कि वह मेरी आखिरी सांस हो, जैसे कि मैं उसकी रूह तक पहुंचना चाहता था, जैसे कि मैं चाहता था वह मुझे सब कुछ बताए। खुशबू, मैं सिसकी ली, मैं खुद को रोक नहीं सकता। मत रुको आर्यन, मुझे अपना बना लो। दोस्तों, इस कहानी का आखिरी भाग मैं कल लेकर आऊंगी। थैंक यू।